नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, गति एवं दूरियों का मापन। पहले तथा बोझों कक्षा के सभी बच्चों के साथ ग्रीष्मकाल में भ्रमण के लिए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी फिर बस, अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की, एक अन्य ने अवकाश के अनेक दिनों में चाचा जी के नाव से सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किया। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थी से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिसमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चलते थे। प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे, अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर चलते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिसमें खेलकड़ी वहानी बनाई जाती थी, नावें बनाई जाती थी। तत्पश्चात लोगों को लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों की परिदृश्य थी। अध्याय 5-6 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए का आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए का डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों का चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के लिए पशु नावों, जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन आविष्कार से परिवहन में नए संसाधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियाँ, मालगाड़ियों के डिब्बों में रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाले नाव, जहाज का उपयोग होने लगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में वर्षों से वायुयान का विकास हुआ, जिसमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पर्वाधुनिक वायुयान, अंतरिक्ष यान 20वीं सदी के कुछ योगदान हैं। डेस्क कितना चौड़ा है? लोग यह कैसे पता लगाएं कि वो कितनी दूरी पर चलते हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल से तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? कोई स्थान कितना दूर है या प्रायः जानना महत्वपूर्ण है ताकि हम अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस, रेलगाड़ी या पानी के जहाज या वायुयान अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। कुछ मापन। क्रियाकलाप 1। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा की कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इससे मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया। यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले से ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों की सारणी 7.1 में लिखिए। क्रियाकलाप 2। समूह में कार्य कीजिए। क्या आप प्रत्येक बालिस्ट को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में भेजी मेज पर अथवा डेस्क पर चौड़ाई माप सकते हैं?
माप मापन के लिए यह भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी बलिष्ठ के बराबर लंबी डोरी या इस डोरी की लंबाई अंश भागों को आवश्यकता होगी। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसकी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी मापन के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है, एक संख्या तथा दूसरे भाग में ली गई माप की मात्रा होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा की कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है। पैर की लंबाई एक मात्रक जिसे मापन के लिए चुना गया है। मापन के मात्रक मानक मात्रक। प्राचीन काल से पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के कुछ अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने के लिए से परिमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक लंबाई जिस हाथ से करते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में सामान्यता प्राप्त थी। तथापि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के मापों को थोड़ी विभिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण मापन में उलझने आई। 1790 के फ्रांसीसियों ने मापन की एक मात्रक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। एक मापना किसी समस्त संसार में वैज्ञानिकों ने मापन का एक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI कहते हैं। SI मात्रक मीटर। चित्र 7.6 मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसे आप ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाना दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर 100 के बराबर विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। लंबी दूरी के लिए मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं होता है। इसके लिए हम बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 m। लंबाई की यथार्थ परिशुद्धता माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापन शुद्धियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाना प्रयोग करते हैं। दर्जी मापन फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े का व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उचित युक्ति का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा सीने वृक्ष माप करने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापकों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल लंबाई मापन के लिए आपको ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाने वाले काम में ला सकते हैं। लंबाई मापते समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। क्रियाकलाप 3 अपने सहपाठियों की ऊंचाई पर बलिष्ठ और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने एक चिन्ह तक की दूरी पहले से बलिष्ठ से और फिर मीटर से पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इन लंबाइयों की इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। किस वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर में मापने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वक्र रेखा की
लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे को एक सिरे पर गांठ दीजिए। गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे की अपनी उंगली पर अंगूठे द्वारा तना हुआ रख कर इसके छोटे भाग को रेखा के अन्य दिशा में रखिए। उस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे की ओर थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। हमने देखा है कि सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारी चारों ओर गतिशील वस्तुएं, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो हाल ही में देखी गई हैं। सूची 7.4 में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल, बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी, पेड़, बैठे व्यक्ति, इधर उधर चल जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, रेलगाड़ी, मशीन, दीवार आदि। आप जितनी लंबी सूची बनाए सकते हैं बनाएं। क्रियाकलाप 6, ऐसा कोई स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो। इस स्थान पर निकट कागज़ की एक बड़ी शीट लेकर उन पर कुछ चीनी रखिए। चींटियाँ इस चीनी को और आकर्षित होंगी और आप शीघ्र ही कागज़ की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब आप कागज़ की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसे स्थित से निकट छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। कागज़ पर रेंगती जाए, आप इसकी परिस्थितियों पर अंकित करते जाइए। कुछ समय पश्चात कागज़ की शीट पर इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एक चींटियाँ हटा दीजिए। उस बिंदु को जिन्हें आप कागज़ पर अंकित किया है को तीर से जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाएं। गति के प्रकार, अपने सीधी सड़क या किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के धावक सरल रेखा में अनुदिश दौड़ लगाते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर किसी प्रकार के अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? क्रियाकलाप 7, एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए और अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति ध्यान दीजिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ में अनुदिश गति कर रहा है। इस गति के पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार गति की वर्तुअल गति कहते हैं। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं। ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। यदि हम आँख की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं और प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र में इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं। इस प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा है कि समय के साथ परिस्थिति परिवर्तन को गति करते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर से घेंघे का रेंगना, तितली एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी पर प्रवाह होना, वायुयान अथवा वायु के ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परिचंद्रमा द्वारा गति, हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण आदि
उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। प्रमुख शब्द। सारांश। अभ्यास।